भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा था कि भारत में 26 मई तक मानसून आ जाएगा, लेकिन अभी तक जब मानसून नहीं आया तो सवाल उठा कि मानसून आया क्यों नहीं। क्योंकि 21 साल में सिर्फ एक बार ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से गलती हुई है कि जब उसने सही अंदाजा नहीं लगाया, नहीं तो हमेशा वो अंदाजा सही लगा लेता था। तो एक कारण तो हमें यह जानना होगा कि इस बार अपने समय से मानसून क्यों नहीं आया जो तय किया गया था। दूसरा, ये कैसे तय होता है कि मानसून आ गया है। मानसून को, क्योंकि अभी भी केरल में बारिश हो रही है, तो केरल में अगर बारिश हो रही है और केरल से ही मानसून आता है तो हम उसको क्यों नहीं कह देते कि मानसून आ गया है। यानी कि कुछ पैमाने हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी तय होगा कि मानसून आ गया है। चलिए पूरी बात को आसानी से समझते हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं कि मानसून है क्या। मानसून का सीधा मतलब क्या है कि मानसूनी हवाएं आ रही हैं। वो हवाएं कहां से आ रही हैं? वह आ रही है महासागर की तरफ से, और उसमें नमी है, और भारत में खूब सारी गर्मी रहती है। गर्मी के बाद फिर बारिश होती है। तो ये गर्मी है भारत में, यानी कि भारत की जमीन हो गई है खूब सारी गर्म। फिर उसके बाद समुद्र का ठंडा पानी है। अब यहाँ पे चूंकि बहुत गर्म है, यहाँ तापमान बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, और यहाँ पे सागर के ऊपर हाई प्रेशर बन गया, और यहाँ पे जो हवाएं थी उनके पास खूब सारी नमी थी। तो जैसे एक कोई गुब्बारा है, उसको जब आप उसकी हवा निकालेंगे तो गुब्बारे से हवा बाहर ही निकलेगी, कभी गुब्बारे में हवा खुद से अपने आप अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि अंदर तो हाई प्रेशर था। तो ये सागर के ऊपर, हिंद महासागर के पास तरफ देखे तो वहां पे जब हाई प्रेशर था तो वो लो प्रेशर की तरफ बढ़ा। तो अब बात आती है, तो हवाएं जब आगे बढ़ी तो फिर उसके बाद उसी को हमने मानसूनी हवाएं कहा। तो दो हिस्सों में बढ़ गई। एक हिस्सा आपका था जिसको हमने कहा कि वो है केरल, महाराष्ट्र और गुजरात वाला, इसको हम कहते हैं अरब सागर की शाखा। और एक आपको बंगाल, बिहार और ये नॉर्थ ईस्ट, इसको हम बंगाल की खाड़ी की शाखा कह देते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि खबर क्या है। तो खबर वही है कि 1 जून आमतौर पर यह होता है कि मानसून का समय माना जाता है जब मानसून आएगा। लेकिन इस बार आईएमडी ने कहा था कि 26 मई यानी कि पहले ही आ जाएगा। अब 26 मई को जब नहीं आया तो सवाल उठा कि एक अंदाजा गलत हुआ। फिर नया अंदाजा दिया गया 4 जून, यानी कि अंदाजा लगाया भी जा सकता है। तो किस आधार पर अंदाजा लगता है ये भी हमें जानना होगा। तो अब अगली बात आती है कुछ फैक्ट जान लेने की। पहला फैक्ट है कि कुछ कारण है, सिर्फ बारिश से तय नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा कि केरल में अभी बारिश हो रही है, केरल में मानसून की एंट्री होती है तो कह देना चाहिए कि मानसून आ गया इसलिए केरल में बारिश हो रही है। लेकिन कुछ शर्तें हैं, और वो 3 शर्तें हैं जो पूरा होनी चाहिए। पहला, बारिश की शर्त। अब बारिश की शर्त में क्या है कि देखिए, मौसम विज्ञान विभाग ने 14 स्टेशन लगाए हैं। ये ज्यादातर स्टेशन केरल में है, लक्षद्वीप में है, या फिर आपके कर्नाटक में है, ज्यादा तौर पर केरल में है। अब 14 में से 60% स्टेशन यानी कि लगभग 9 स्टेशन में बारिश 2 दिन तक कम से कम या 2 से ज्यादा हो, टोटल 2.5 mm 2.5 mm की बारिश होनी चाहिए। 2.5 mm की बारिश मतलब क्या? कुछ सैंपल कलेक्ट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं जिसमें पानी इकट्ठा होता जाता है। अब वो पानी की जो हाइट नापी जाती है वो कितनी है? 2.5 mm, उसके हिसाब से कि जितना पानी भरा है वो कितना है। तो उस नली में जितना पानी भरा वो 2.5 mm से ज्यादा होना चाहिए, और 2 दिनों तक लगातार बारिश होनी चाहिए। और कहां पे? इन स्टेशनों में 14 में से 9 जगह पर एटलीस्ट, उससे ऊपर हो जाए तो अलग है। तो ये कंडीशन जो है पूरी हो गई थी, बारिश ठीक ठाक हुई। ये बारिश यहां पे कलेक्ट हुआ सैंपल तो ज्यादा थी। दूसरा था हवा की रफ्तार। जो दक्षिण पश्चिम से हवाएं आ रही हैं वो 15 से 20 नॉट्स की स्पीड से आना चाहिए। नॉट्स की स्पीड हम देखिए, जो जहाज होते हैं ना, समुद्र या हवाई जहाज, तो उसके लिए हम स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉट्स में देखिए क्या होगा कि 1 नॉट में 1.8 किलोमीटर हो गया, तो 15 नॉट में लगभग 28 किलोमीटर की स्पीड से। तो 28 किलोमीटर की स्पीड में हवाएं नहीं चलनी थी, यानी कि जो हवा की गति थी वो कमजोर थी। तो हवा की गति कमजोर क्यों थी, यही सवाल उठता है। तीसरा है कि OLR, इसका मतलब क्या हो गया? आउटगोइंग लॉन्ग रेडिएशन। अब ये आउटगोइंग लॉन्ग रेडिएशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, धरती में गर्मी आती है बहुत सारी, अब वो जो गर्मी आती है ना, अब वो वापस जाती है अंतरिक्ष की तरफ। जब वो वापस जाती है तो अब होगा ये कि मान लीजिए कि बादल अगर हैं बहुत सारे तो नहीं जा पाएंगे। तो जो लॉन्ग वे OLR है, आउटगोइंग लॉन्ग रेडिएशन है, ये जो है वह हमें देखने को मिलेगा कम। अगर बहुत ज्यादा, सीधी सी बात है, अगर ये कम है तो
जो बादल हैं इसका मतलब है वो कम है, अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब है जो बादल हैं वो ज्यादा है। सीधी सी बात है। ये कम क्यों मिलेगा? क्योंकि बादल है नहीं तो निकल गया सारा रेडिएशन। लेकिन अगर बादल खूब सारे हैं तो ये नहीं निकलेगा, तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये कम से कम। इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो यहां पे जितना ज्यादा ये हमें मिलेगा इसका मतलब उतने ज्यादा घने बादल हैं। तो इसकी मात्रा बढ़ती है तो उतना ही हम कहेंगे घने बादल होते जा रहे हैं। तो इसका वॉट हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो वॉट प्रति मीटर स्क्वायर, ये है आपका OLR। अब इन तीनों में से जो कंडीशन पूरी नहीं हुई वो हुई हवा की नहीं पूरी हुई, हवाओं की स्पीड की। तो हवाओं की स्पीड को हुआ क्या? देखिए यहां पे हुआ ये कि जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप पर यहां पे ऐसी स्थिति बन गई कि यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया और यहां पे बारिश बनने लगी। और साथ में यहां पे जो हवाएं आ रही थी अरब सागर की शाखा से, अब ये इसको हम वेस्टर्ली भी कहते हैं। तो ये जो मानसूनी हवाएं इस तरफ से आ रही थी, वेस्टर्ली जिसको हमने कहा, तो चूंकि वेस्टर्न दिशा से आ रही थी, तो हुआ ये कि यहीं पे वो रुक गई, यहीं पे गोल गोल घूमने लगी। यानी कि एक चक्रवाती परिसंचरण हुआ जिसको हम बोलेंगे साइक्लोनिक सर्कुलेशन, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर बन गया था, एक अस्थायी गोला हम कह सकते हैं ऐसा बन गया था। तो एंटी क्लॉकवाइज जो चक्रवाती परिसंचरण होगा, जो आपके उत्तरी साइड है, उत्तरी गोलार्ध है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वही हो रहा था। तो इसका मतलब कि अरब सागर से सामान्य तौर पर हवाएं सीधे आती हैं केरल की तरफ इस टाइम पे, और अभी तक पहुंच भी गई होती। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि अरब सागर से जब वो हवाएं चली तो लक्षद्वीप में लो प्रेशर बना, वहां पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो रहा था। यानी कि कोई चक्रवात नहीं था, चक्रवात इससे भी बड़ी ज्यादा मात्रा में तेज होता है और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ये भारी बारिश तो करा रहा था उस क्षेत्र में, केरल में भी इसकी वजह से बारिश हुई, लेकिन बात यह है कि इसने हवाओं की गति को नुकसान पहुंचाया, उनकी दिशा को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से जो हमें पैमाना चाहिए था कि एटलीस्ट हम 15 से 20 नॉट्स की स्पीड प्राप्त करें और तक कह दें कि हाँ अब ये भी हो गया है, तीनों शर्तें पूरी हो गई तो मानसून आ गया, वो डिक्लेरेशन नहीं हो पाया इसी वजह से। तो इसके बारे में ही कहा जा रहा है कि 4 जून के आसपास तक यहाँ की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, यहाँ पे जो ये चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है वो नहीं बनेगा। अब देखिए इसकी वजह से क्या है ना, अब ये हवा जो वहां पर नहीं पहुंची तो इसकी वजह से कुछ और भी नुकसान हुए। जैसे कि सीधी सी बात है, एक होता है ईस्टर्ली विंड और एक होता है वेस्टर्ली विंड। तो जैसे कि वेस्टर्ली आपकी अरब सागर की शाखा से आ रही हवाएं, ठीक है, अब ये नमी लेकर जा रही, महासागर से नमी लेकर जा रही हैं। और एक ईस्टर्ली विंड है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से। अब ये दोनों जब केरल के क्षेत्र में पहुंचती हैं तो वो जो बारिश होगी वो मानसून की बारिश कहलाएगी। अभी मानसून वाली बारिश नहीं हुई है, क्योंकि जब ये नमी लेके गई और उधर से ये जो आ रही है नॉर्थ ईस्ट से, जिसको हमने ईस्टर्ली कहा, ईस्टर्न साइड से आ रही है, तो ये हवा ऊपर की तरफ होगी, ईस्टर्ली होगी ऊपर की तरफ, ये ऊपर होगी, और वेस्टर्ली होगी ये नीचे की तरफ होगी। तो ये क्या करेगी, जो ऊपर की तरफ है वो नमी को रोकने का काम करेगी, वेस्टर्ली नमी लेकर जा रही है, तो जो ये ऐसे आई ये नमी को रोक सकती है, और ये ऐसे गई इसमें नमी है तो नमी को इसने रोका, इसी नमी को ये जो आया था और यहीं से बारिश की शुरुआत हुई। तो फिर यहाँ पे जो बारिश शुरुआत हुई इसमें दोनों हवाओं का एक योगदान हमें मिलके दिखाई देता है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ से हवा आ भी गई तो दूसरी तरफ से नहीं आई, तो नमी वो रोकेगी कैसे जब नमी पहुंची ही नहीं उस तरह से। तो हवाओं की वो गति हमें नहीं मिली जिस गति की हमें आवश्यकता थी। तो जो 3 में से एक कंडीशन पूरी नहीं हुई वो बात थी। अब बात आती है कि मानसून का प्रेडिक्शन जो IMD करता है वो किस बेस पे करता है। तो पहला कि आपका जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है वहां का तापमान, वहां पे जब बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, हीट बढ़ती जाती है, यानी कि राजस्थान और पंजाब का, मुख्य रूप से राजस्थान का जो क्षेत्र है, तो वहां पे लो प्रेशर सही मात्रा में क्रिएट हो रहा है, लग रहा है कि हाँ ये एक टेम्परेचर है जो सबसे ज्यादा लो प्रेशर की ओर बढ़ चुका है। फिर दूसरी तरफ चाइना COLR, तो जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में वहां का हम देखते हैं आउटगोइंग लॉन्ग रेडिएशन, जो हमने रेडिएशन यहां पे देखा। तो अगर यहाँ पे आउटगोइंग लॉन्ग रेडिएशन, यहाँ पे भी बादल ज्यादा घने दिखाई देते हैं, तो घना कैसे पता चलेगा, जब आउटगोइंग लॉन्ग रेडिएशन की मात्रा ज्यादा होगी, वही 200 से ज्यादा होती जाएगी। तो अगर साउथ चाइना सी के ऊपर, यानी कि हमने देखा उस एरिया में भी घने बादल हैं, तो संभावना है कि अब यहाँ का नंबर आने वाला है। तो इससे अंदाजा लगता है कि अब जल्दी ही यहाँ भी होगा। फिर उसके बाद
साउथ वेस्ट पैसिफिक OLR, जो हमने कहा कि साउथ वेस्ट वाला है, ये कहां पे है, ये आपके, ये पूरा ग्लोब है, ये आपको ऐसे हिस्से बांटे, तो ये साउथ और आपका वेस्ट है ना। तो यहां पे क्या होगा, तो ये पैसिफिक में बादल का जो बादल कम है वो उसका अंदाजा लगाता है। अब सीधी सी बात है, मैंने कहा हवाओं की दिशा बहुत सारी चीजें बदलती हैं। अब एल नीनो का वर्ष है इस बार। हमने बताया था कि जब प्रशांत महासागर में पानी गर्म होता है इक्वाडोर और पेरू के पास में, तो उस साल के हम समय को बोलते हैं अल नीनो का वर्ष है। वो भारत के लिए नुकसानदायक होता है। जब वो एरिया ठंडा होता है तो हम कहते हैं ये ला नीना का वर्ष है, और उस वक्त भारत में ज्यादा बारिश होती है। तो हमें वो भी चेक करना पड़ता है क्या स्थिति है। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन ओशन विंड। हमने क्या कहा था, साउथ ईस्ट इंडियन ओशन विंड। जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में इंडियन ओशन विंड है, उसमें हम देखेंगे कि वो हवाएं किस गति से आ रही हैं। अगर उनकी गति ज्यादा है तो हम ये कहते हैं कि जो मानसूनी हवाएं हैं वो मजबूत रहने वाली हैं। वो अपने आप में मानसूनी हवाएं उसे एक इंजन बना रही है, यानी कि आगे की तरफ धक्का दे रही हैं। और अगला हो गया नॉर्थ ईस्ट इंडियन ओशन विंड। तो ये अपने आप में देखिए, क्योंकि हमने कहा कि जो बारिश होती है देश में दो शाखाओं से होती है, तो एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी, और दोनों ही शाखाओं से ही भारत में बारिश होती है, एक से अकेले भारत में बारिश नहीं। तो दूसरी शाखा का भी वो कितनी मजबूत है, बे ऑफ बंगाल वाली, ये भी ब्रांच को हमें देखना होगा। तो इसको भी चेक करते हैं। तो ये सारे पैमानों के आधार पर तय होता है कि यार मानसून का प्रेडिक्शन होगा। तो मानसून के प्रेडिक्शन में मैंने आपसे क्या कहा था कि 21 साल में सिर्फ एक बार हुआ है 2015 में जो सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो एक्यूरेसी काफी बेहतरीन रही है। अब एल नीनो का खतरा यही होगा, मैंने आपसे क्या कहा कि इस बार जैसे खरीफ की फसल है तो उसमें नुकसान। अब भारत में देखिए आधी से ज्यादा आबादी, यानी कि 50% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। और यहां पर हम देखें तो अभी खरीफ की फसल का जो समय है, जैसे कि ज्वार हो गया, मक्का हो गया और आपका धान हो गया, उस पर अगर नुकसान होगा, देर से बुआई होगी, तो उसके बाद फसल कम होगी। फसल कम होगी तो इसका बात है कि महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ती है तो उसका असर पूरी इकोनॉमी में पड़ता है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर भी प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि कम बारिश खतरा उत्पन्न करेगी। और सीधी सी बात है, अभी कुछ समय पहले मई के स्टार्टिंग में 92% लॉन्ग पीरियड एवरेज LPA की बात की। LPA का मतलब है कई सालों में भारत का जो बारिश का एवरेज रहा है, जैसे 50 सालों का भारत का जो एवरेज रहा है बारिश का, वो एवरेज जो है उससे कम रहेगी, उसका 92% रहेगी, यानी कि 8% कम बारिश होगी। ये मई में अंदाजा था, जिसको घटकर अभी 90% बता दिया गया है, यानी कि और कम बारिश होगी। तो यही चिंता की बात है। एक तो समय से पहले आने वाला था, उल्टा हो गया, समय से देर से आएगा। बारिश वैसे भी औसत से कम होने वाली थी, अब और कम होगी। अब जितनी देर से मानसून आएगा, सीधी सी बात है, महंगाई का डर बनेगा, फसलों के उत्पादन का डर बनेगा, किसानों को डर बनेगा। आधी से आबादी वहीं पे टिकी हुई है, सेकेंडरी सेक्टर उस पर टिके हुए हैं। तो ये सारी बातें जो थी, उसका निष्कर्ष ये था कि आपको पता रहे कि मानसून आने को लेकर के 3 शर्तें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। अब निष्कर्ष में हमने देख लिया है 2026 में जो हुआ वो क्यों हुआ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से, जो लक्षद्वीप के एरिया में था। 3 शर्तों में से एक नहीं हो पाया था, वो वजह थी। अब उसके बाद सिर्फ बारिश होना ही यानी कि पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी। और ये चक्रवाती परिसंचरण ने वेस्टर्ली विंड को कमजोर किया। तो वेस्टर्ली विंड को कमजोर किया तो ईस्टर्ली विंड आई भी, तो मिलके बारिश हो नहीं करा पाई। फिर उसके बाद हमने कहा कि एक एरर भी होता है, ये यानी कि जो मानसून का अंदाजा होगा +- 4 डेज पे चलता है, ये भी कहा गया है। ये IMD ने हमेशा से कहा है कि जो भी हम डेट बताएंगे उसमें +- 4 हो सकता है, दिनों की संख्या हो सकती है। दूसरी बात है, एल नीनो का जो असर दिखाई देगा वो सितंबर से फरवरी के दौरान दिखाई देगा, यानी कि ये साल उसका है, यानी पूरे साल नहीं रहेगा, लेकिन उस साल में कुछ ऐसा समय आएगा जब फसलों के तैयार होने का समय होगा, जब वो असर देखने को मिलेगा। तो ये जो लास्ट बात कि IMD ही ये सारा डिसीजन लेता है कि मानसून आया है कि नहीं आया, और उसके जो पैमाने थे वो तो हमने जान ही लिया। एक छोटा सा सवाल है कि IMD के अनुसार केरला मानसून ऑनसेट के लिए OLR की सीमा क्या होनी चाहिए, 250 वॉट पर मीटर स्क्वायर से कम, B 250 वॉट पर मीटर स्क्वायर से अधिक, C 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर से अधिक, तीसरा है 200 वॉट मीटर स्क्वायर से कम, और चौथा है 150 वॉट मीटर स्क्वायर से कम। तो उच्चारण में गड़बड़ हो गई तो उसके लिए माफी चाहूंगा। फिलहाल के लिए सवाल के जवाब दे दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं
तो जीएस फाउंडेशन कोर्स आपके लिए सबसे बेहतर है। अब जीएस फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन कोर्स है जो हमारे दृष्टि के लर्निंग ऐप में है। अब दृष्टि लर्निंग ऐप में ये कोर्स आपको जो मिलेगा, इसमें 3 साल तक आप इसमें यूपीएससी की क्लास को देख सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट क्लासेस हैं, और ना सिर्फ क्लास है बल्कि टेस्ट भी हैं, और आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा वो आपके घर में हार्ड कॉपी पहुंचाई जाएगी, और जितनी बार चाहें क्लास का आप उतनी बार रिवीजन करें। दृष्टि लर्निंग ऐप में है। कोई और जानकारी चाहिए तो एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 8750187501। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।